नमस्कार बच्चों, मैं मनीषा पांचाल आपकी हिंदी टीचर। हम लोग आज पढ़ रहे हैं व्याकरण। आपकी 8वीं कक्षा की बुक है गरिमा हिंदी व्याकरण तथा रचना। हम लोग इस बुक का आज पहला पाठ पढ़ेंगे, भाषा, लिपि और व्याकरण। हर साल आपको ये पाठ होता है, मगर हर साल धीरे धीरे इन चीजों को विस्तार के साथ समझाया जाता है। इस बार हम और अच्छे से पढ़ेंगे इसे विस्तृत रूप में। तो पहली चीज इन्होंने दे रखी है भाषा। तो सबसे पहले सोचने वाली बात है कि भाषा क्या होती है। तो साधारण तौर पे यदि हम देखें तो भाषा होती है बातचीत करने का माध्यम, जिस माध्यम से व्यक्ति अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है या दूसरों के विचारों को समझ पाता है, वो माध्यम भाषा होती है। भाषा सांकेतिक भी हो सकती है, भाषा मौखिक भी हो सकती है, भाषा लिखित भी हो सकती है। सिर्फ सबसे बड़ी चीज है कि हम किसी के विचारों को समझ पा रहे हैं और हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं। उस चीज के लिए एक माध्यम होती है भाषा। अब यदि हम भाषा के बारे में विस्तार से बात करें तो हमें आदिकाल में जाना पड़ेगा। आदिकाल जब अर्ली ह्यूमन था, आदि मानव, जो कि पढ़ा लिखा नहीं था। ऐसा माना जाता है, विज्ञान में आपने पढ़ा है कि इंसान का शुरुआती रूप जो था वो आदि मानव के समान था। मतलब जानवरों में और इंसान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। इंसान ने सबसे पहले संकेतों के माध्यम से बात करना सीखा, उसके बाद में उसने मौखिक भाषा सीखी, उसके बाद उसने लिखित भाषा सीखी। तो ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं केवल कि उसने भाषा को कैसे सीखा होगा। तो शुरुआत में जब लोग आपस में इकट्ठे रहते होंगे तब उन्होंने पहले तो कुछ इशारे किए, फिर उन इशारों को पक्का कर लिया कि इन इशारों को हम इसी अर्थ में ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो चीजें जब आगे बढ़ती गई, एक दूसरों के द्वारा वो ग्रहण की जाने लगी उन इशारों को, तब धीरे धीरे वो इशारों के माध्यम से एक परंपरा बन गई कि इस तरीके से वो बात करते हैं। सांकेतिक भाषा को शुरुआती भाषा कहा जाता है। सांकेतिक भाषा के बाद में आई मौखिक भाषा। लोगों ने क्या किया, कुछ संकेत, ध्वनि संकेत बना लिए, जैसे आना, जैसे जाओ, ऐसे ध्वनि संकेत बनाए कि आओ का मतलब है कोई आ जाए, जाओ का मतलब है कोई चला जाए। इस तरीके से भाषा की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले इस तरीके से ध्वनि संकेत बनाए तो मौखिक भाषा आई। सबसे पहले कौन सी भाषा आई? मौखिक भाषा आई। फिर लोगों ने क्या किया, मौखिक भाषा में मुंह से जो ध्वनियां निकल रही थी उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित कर लिए कि इस चीज को हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये भाषा का शुरुआती रूप है। तो इस तरीके से जब वो ध्वनि चिन्हों को लिखा गया तो लिखित भाषा की शुरुआत हुई। तो आप लोगों को भाषा के बारे में क्या चीज ध्यान रखनी है कि भाषा क्या होती है। तो यहां पर एक परिभाषा दी हुई है, भाषा मानव मुख से उच्चारित सार्थक ध्वनियों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। यहाँ पर मुख्य चीज है उच्चारित सार्थक ध्वनियों की वह व्यवस्था। ये आपको याद रखनी है परिभाषा। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसमें हम बोलकर या सुनकर अपनी चीजें समझते या समझाते हैं। लिखित भाषा जिसमें कि लिखकर अपनी बातों को समझाया जाता है या फिर सुना जाता है दूसरों की बातों को। तो ये तो हुआ भाषा के बारे में सबसे मूल चीज की भाषा क्या होती है। परिभाषा आपने देख ली, दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। एक और रूप हम मान सकते हैं सांकेतिक भाषा। अब यदि हम भाषा की बात थोड़ी सी विस्तार से करें तो यहाँ आगे दिया हुआ है भाषा के अन्य रूप। मौखिक एवं लिखित के अतिरिक्त भाषा के अन्य रूप कौन से होते? तो भाषा के अन्य रूप होते हैं मातृभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा और मानक भाषा। ये हमने कौन सा देखा? भाषा के विस्तृत रूप। शुरुआती भाषा कौन सी थी इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। हाँ, जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, मानव ने लिखना शुरू किया, तब से हम शुरुआती भाषा को बोल सकते हैं कि संस्कृत हमारी शुरुआती भाषा है, जैसे कि हमें प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद में फिर भाषा बदलती गई क्योंकि भाषा पर क्षेत्रीय प्रभाव होता है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं वहां की भाषा का प्रभाव व्यक्ति की भाषा में रहता है। इसलिए कई सारी भाषाएं हैं। तो उन कई सारी भाषाओं को कुछ भागों में बांटा हुआ है। तो इसमें पहली जो चीज आती है वो आती है मातृभाषा। मातृभाषा वह होती है जो बच्चा अपने घर या परिवार से सीखता है, मतलब अपनी माता के द्वारा सीखा जाता है, सीखी जाने वाली भाषा, ऐसा कहा जाता है
पर बच्चा ये भाषा अपने परिवार से सीखता है। दूसरी होती है संपर्क भाषा। जिस भाषा का प्रयोग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आपस में संपर्क के लिए करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। भारत की संपर्क भाषा इसलिए है क्योंकि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। कई सारी भाषा जानने वाले लोग हैं भारत में, जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, पर हिंदी मतलब सार्वभौमिक भाषा है। अधिकांश लोग इसे बोलते, सुनते और समझते हैं, तो हिंदी को हम संपर्क भाषा कहेंगे। तीसरी है इसमें राजभाषा। सरकार के कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है, इसलिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपके लिए याद रखने की चीज है, इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, तो भारत की राजभाषा हिंदी है, जिसे 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। इस दिन को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। एक और चीज का ध्यान रखें कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो इसके लिए आपको राष्ट्रभाषा की परिभाषा पता होनी चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए। राष्ट्रभाषा वह होती है जो देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। तकरीबन 90% लोग जिस भाषा को बोले वो राष्ट्रभाषा होती है। अब चूंकि भारत में ऐसी कोई भाषा नहीं है जो पूरे देश के द्वारा बोली जाए, इसलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, किंतु अधिकांश स्थानों पर हिंदी बोली जाती है। इसलिए कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज के पक्षधर हैं कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया जाना चाहिए, किंतु हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा अभी तक घोषित नहीं हुई है। इसलिए हम ये मान के चलें कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। कैसी नहीं है? जैसे कि ब्रिटेन की अंग्रेजी है, जैसे कि चीन की चाइनीज है, जैसे फ्रांस की फ्रेंच है। ऐसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आती है मानक भाषा। अब हम हिंदी की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ये पूरा व्याकरण हिंदी का पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको भाषा की थोड़ी सी जानकारी दी है और अब हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मानक भाषा क्या होती है? मानक यानी जो मान्य हो। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इस पर बोलियों और उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसे में वर्णों और शब्दों के कई रूप प्रचलित हो जाते हैं। तब भाषा की एक रूपता रखने के लिए भाषा के जिस रूप को पूर्णतया मान्यता दी जाती है उसे मानक भाषा कहते हैं। तो इस परिभाषा या अर्थ से यह चीज स्पष्ट हो रही है कि हिंदी भाषा में चूंकि बहुत सारे बोलियों के शब्द हैं, बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए भाषा के एक निश्चित रूप को जब मान्यता दी जाती है तब उसे मानक भाषा कहते हैं। तो हिंदी में बहुत सारे शब्द आ रहे हैं। हिंदी को कैसा लिखा जाए सही तरीके से, हिंदी को कैसा पढ़ा जाए सही तरीके से, हिंदी की ग्रामर मतलब व्याकरण कैसा हो, इन सब चीजों को जो मान्यता दी गई है उसे मानक रूप कहा गया है। जो अखबारों में आती है, जो किताबों में लिखी जाती है, वो भाषा का मानक रूप है। क्योंकि हिंदी तो हम सब लोग बोलते हैं। इंदौर में जो लोग हिंदी बोलते हैं वो अलग है, भोपाल में जो लोग हिंदी बोलते हैं वो अलग है, रतलाम में जो लोग हिंदी बोलते हैं वो अलग है। तो ये हिंदी का क्षेत्रीय रूप है। हिंदी का मानक रूप कौन सा है? जो किताबों में लिखी जाती है, जो न्यूज़पेपर में आती है, वो हिंदी का मानक रूप है, जिसे सभी जगह मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को भाषा के रूप में विशेष मान्यता दी गई है। यहाँ हिंदी के अलावा जो भाषाएं हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है लिपि। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम यहीं पर पॉज करते हैं। लिपि वाली चीज हम अगले वीडियो में देखेंगे।